हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन HPSC क्लासेस। आज हम करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। पिछली वीडियो में भी हमने 9 जो बेसिक टर्म्स थी वो कर ली थी। एक बार उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमने जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो पिछली वीडियो में हमने की थी। फर्स्ट हमने किया था कैपिटल, सेकंड हमने की थी ड्राइंग्स, थर्ड हमने की थी गुड्स, फोर्थ हमने की थी परचेजेस, फिफ्थ हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म की थी परचेज रिटर्न, सिक्स्थ की थी हमने सेल, सेवन्थ सेल रिटर्न, एट्थ डेटर्स, नाइन्थ क्रेडिटर्स और एक लास्ट वाली जो एक हमने की थी एसेट्स। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हमने अपनी पिछली वीडियो में कर ली थी, आज हम इससे आगे करेंगे। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इसे देख लें, आपकी ये जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे। आज हम करते हैं नेक्स्ट अपनी अकाउंटिंग टर्म, वो है हमारी लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी क्या होती है? जो भी हमने किसी भी आउटसाइडर पर्सन को जो भी हमने पेमेंट करनी है, जो भी पेमेंट बाकी है, पेंडिंग है, वो क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी, यानी अमाउंट ऑन्ड बाय द बिजनेस, यानी बिजनेस के ऑनर को छोड़कर बाहर वाले किसी भी व्यक्ति को जो भी हमने अमाउंट पे करनी है वो क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी। सपोज हमने राम से लोन लिया। सपोज एक व्यक्ति है राम, उससे हमने लोन लिया। अब उसकी लोन की जो पेमेंट है वो हमने विद इन 4 मंथ्स करनी है। लोन की अमाउंट है 40,000। 4 महीनों के अंदर अंदर हमने उसकी जो 40,000 की जो पेमेंट करनी है, यानी हमने उसके पैसे देने हैं। तो ये हमारी क्या होगी? ये जो लोन है वो हमारी क्या होगी? लाइबिलिटी। यानी बिजनेस ने जो भी अमाउंट किसी भी आउटसाइडर पर्सन्स को देनी होती है वो हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। यानी जो हमारे बिजनेस के ऊपर बोझ है, जो आज नहीं तो कल हमें पे करना ही पड़ेगा, वो क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी, सेकंड होती है हमारे पास करंट लाइबिलिटी। अब देखो, राम को जो हमने पेमेंट करनी है लोन की, विद इन कितने मंथ्स करनी है? 4 मंथ्स। और करंट लाइबिलिटी क्या होती है? जिनकी भी पेमेंट हमने 1 साल के अंदर अंदर करनी होती है, 1 साल या 1 साल के अंदर अंदर, विद इन 1 ईयर, यानी जिनका टाइम 1 साल से कम है। तो अब इसकी पेमेंट हमने 1 साल के अंदर अंदर करनी है। तो ये जो पेमेंट है 40,000 लोन की, ये हमारी क्या हो गई? करंट लाइबिलिटी। यानी इसकी पेमेंट हमने विद इन 1 ईयर करनी है। जिस लोन की भी पेमेंट हमने विद इन 1 ईयर करनी हो, किसी भी टाइप के लोन की, वो क्या होती है? हमारी करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? फर्स्ट है जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, वो भी करंट लाइबिलिटी में आते हैं। उसके बाद हमारे जो बिल्स पेबल होते हैं वो भी करंट लाइबिलिटी में आते हैं। उसके बाद जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं वो भी करंट लाइबिलिटी में आते हैं। और उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी जो भी लोन जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम है
वो किस में आएंगे, करंट लाइबिलिटी में। मोस्टली क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स और बैंक ओवरड्राफ्ट है वो करंट लाइबिलिटी में इंक्लूड किया जाता है। सपोज अगर वही राम हमें कहता कि जो आपका लोन है उस वो टाइम विद इन आपको 4 मंथ्स आपको पेमेंट नहीं करनी है, उसकी टाइम पीरियड कितना है 2 years, यानी जो ये लोन है हमने उसकी पेमेंट हमने राम को 2 सालों के अंदर अंदर करनी है, यानी इसका जो मेच्योरिटी टाइम है वो कितना हो गया 1 साल से ज़्यादा हो गया, यानी 1 साल के बाद हमने इसकी पेमेंट करनी है। यानी जो भी लोन या जो भी लाइबिलिटीज़ जिनकी पेमेंट हमने 1 साल के बाद करनी हो, यानी जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा हो, वो कौन सी लाइबिलिटी होती है हमारे पास, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। सिंपल से वर्ड्स में अगर हम करें, यानी जिनका मैच्योरिटी पीरियड या जिनकी पेमेंट हमने 1 साल के बाद करनी है वो तो हैं नॉन करंट लाइबिलिटी, और जिनकी पेमेंट हमने 1 साल के अंदर अंदर करनी है जिन लोन्स की, वो क्या होते हैं हमारी करंट लाइबिलिटीज़। हमारी नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो जो भी हमारा जो बिजनेस है जो भी वो खर्चा करता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, यानी अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी incurred for acquiring assets और goods और services। हमारा बिजनेस जो भी खर्चा करता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर। बट किस पर खर्चा करता है, जो भी बिजनेस की एसेट्स हैं उनको खरीदने पर, जो हमारे बिजनेस के लिए हम गुड्स खरीदते हैं उसके ऊपर, या जो भी हम सर्विसेज लेते हैं उसके ऊपर। यानी एसेट्स को खरीदने, गुड्स को खरीदने, सर्विस लेने के लिए जो भी बिजनेस द्वारा खर्चा किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, जनरली एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर है वो नॉर्मली हमारे पास 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थर्ड है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस चैप्टर में अभी हम सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं वो हम आगे चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे। फर्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। हमें पता है हम एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो भी हम बिजनेस की एसेट्स खरीदने पर, गुड्स पर या सर्विस पर लेने पर जो भी खर्चा करते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर। लेकिन जब हम बिजनेस के लिए एसेट्स खरीदते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस के लिए बहुत तरह की हम एसेट्स परचेज करते हैं जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 1 year, हमें जिनका बेनिफिट जो है 1 साल से ज़्यादा मिलता है, वो हमारे क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड, जिनके लिए हमें बहुत सारी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट, जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा होता है। थर्ड है परचेज ऑफ एसेट्स। मीन्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं वो क्या हैं, एसेट्स को खरीदने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है बिजनेस के द्वारा, चाहे वो बिजनेस ने
पे कर दिया है, यानी अमाउंट स्पेंड चाहे वो उसने पे कर दिया है, और लाइबिलिटी इनकर्ड या वो पे करना अभी बाकी है, मतलब एसेट्स खरीद ली बट उसकी अभी पेमेंट नहीं की गई है, वो क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो लॉन्ग टाइम के लिए किए जाते हैं। जो एसेट्स होती हैं जैसे लाइक बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, इनका जो बेनिफिट है वो हमें लॉन्ग टाइम तक मिलता है। अब बिल्डिंग खरीद ली, अब ये बिल्डिंग 1 साल में तो नहीं ख़त्म हो जाती, इसका बेनिफिट हमें 15 साल 20 साल तक मिलता रहेगा। पर जो खर्चा है वो हमने कितने बार किया है? सिर्फ 1 बार किया है। यानी एसेट्स को खरीदने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है, चाहे वो पे कर दिया गया है या अभी उसका भुगतान करना बाकी है, और उनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है, वो हमारे क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेकंड हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? हमारे जो रूटीन के खर्चे होते हैं, यानी हमारे जो छोटे खर्चे होते हैं, यानी स्मॉल एक्सपेंडिचर, वो क्या होते हैं? हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिनका बेनिफिट हमें 1 साल से कम मिलता है, यानी जो एक बार खर्चा हो गया वो ख़त्म हो जाता है। लाइक रेंट, सैलरी, ये कौन से खर्चे हैं? हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी गुड्स को हम जब खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो स्मॉल एक्सपेंडिचर हैं, जो छोटी मात्रा में किए जाते हैं, वो कौन से होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम क्या बुला सकते हैं? एक्सपेंसेस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंसेस भी बुलाते हैं। यानी नॉर्मल अगर हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो वो हमारे कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रूटीन के खर्चे होते हैं, जो हर साल हमें करने ही पड़ते हैं, जिनका बेनिफिट सिर्फ हमें 1 साल तक ही मिलता है, उसके बाद उसका जो बेनिफिट है वो हमें नहीं मिलता। वो कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दोबारा से देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एसेट्स, गुड्स, सर्विस को एक्वायर करने के लिए, यानी लेने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं, चाहे वो पे किया जा चुका है या अभी पे किया जाना बाकी है, यानी लायबिलिटी इनकर्ड, वो कौन से होते हैं? एक्सपेंडिचर। और ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, थर्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो हम एसेट्स को खरीदने के लिए जो भी खर्चा बिजनेस द्वारा किया जाता है, और बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में ये खर्चे होते हैं, मतलब एक बार हो जाते हैं, इनको बार बार हमें खर्च नहीं करना पड़ता। थर्ड, उनका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा मिलता है। तो वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, जो भी बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे या बाद में हम करते हैं। सेकंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमारे जो रूटीन के नॉर्मल एक्सपेंडिचर होते हैं बिजनेस के, जो चलते रहते हैं, हर साल हमें करने ही पड़ेंगे। ये स्मॉल अमाउंट में होते हैं और इनका बेनिफिट सिर्फ हमें 1 साल तक मिलता है, उसके बाद इसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता, लाइक रेंट, सैलरी। हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है रिसीप्ट्स। अब रिसीप्ट्स क्या होती हैं? इसे हिंदी में कहते हैं प्राप्ति। रिसीप्ट्स क्या होती हैं? अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर सेलिंग गुड्स और एसेट्स। यानी अमाउंट रिसीव्ड, जो हमें पैसा मिल गया, और रिसीवेबल, जो अभी आगे जाकर हमें मिलेगा या अभी हमें मिलना बाकी है। किससे मिलेगा? फॉर सेलिंग गुड्स, जो हम गुड्स बेच रहे हैं उसको बेचने से, या एसेट्स यानी अपने बिजनेस की संपत्तियों को बेचने से।
रिसीप्ट्स का मतलब हुआ एसेट्स या गुड्स को बेचने से जो भी हमें पैसा मिल गया है या आगे जाकर मिलेगा उसे क्या कहते हैं हम? रिसीप्ट्स। हम बिजनेस में बहुत सारी आइटम्स होती हैं, एसेट्स भी होती हैं और गुड्स भी होती हैं। उन दोनों को बेचने से जो भी हमें पैसा मिलता है वो क्या होती है? रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स कितने टाइप की होती है हमारे पास? रिसीप्ट्स बिजनेस में 2 टाइप की होती है। फर्स्ट होती है कैपिटल रिसीप्ट्स, सेकंड होती है रेवेन्यू रिसीप्ट्स। रिसीप्ट्स का मतलब तो हमें पता लग ही गया कि एसेट्स या गुड्स को बेचने से जो भी हमें पैसा मिल गया है या अभी आगे जाकर मिलेगा वो क्या होती है? रिसीप्ट्स। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसीप्ट्स की। कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होती है? हमारे बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स होती हैं। फर्स्ट अगर हम एसेट्स क्या करते हैं? सोल्ड करते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो हम एसेट्स को खरीदने पर जो खर्चा करते हैं, लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, तो वो होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब कैपिटल रिसीप्ट्स क्या होगी? जो हमारे बिजनेस की जो एसेट्स हैं उनको अगर हम बेचते हैं, बेचकर जो भी अमाउंट हमें मिलती है वो हमारी क्या होती है? कैपिटल रिसीप्ट्स। बिजनेस में बहुत तरह की एसेट्स होती हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये हमारे बिजनेस की क्या है? एसेट्स हैं। इनको बेचने से जो भी हमें पैसा मिलता है वो हमारी क्या होती है? कैपिटल रिसीप्ट्स। सेकंड है रेवेन्यू रिसीप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती है? एसेट्स को बेचने से जो भी हमें पैसा मिल गया या अभी आगे जाकर मिलेगा वो तो है कैपिटल रिसीप्ट्स। सेकंड हमारे पास क्या बचा? सिर्फ गुड्स, यानी गुड्स को बेचने से जो भी अमाउंट हमें रिसीव हुई है या आगे जाकर रिसीव होगी वो क्या होती है? हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट, यानी फॉर सेलिंग गुड्स। गुड्स को बेचने से जो भी हमें पैसा मिलता है, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, वो कौन सी होती है? रेवेन्यू रिसीप्ट। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुड्स क्या होती हैं। अगर सपोज करो हमारा जो बिजनेस है वो है फर्नीचर का, तो हमारे लिए गुड्स क्या हो गई? फर्नीचर, यानी हमारा फर्नीचर का शोरूम है, हम फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए गुड्स क्या हो गई? फर्नीचर। अगर हमारा बिजनेस मोबाइल्स का है तो हमारे लिए मोबाइल्स क्या हो गई? गुड्स। अगर हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो हमारे लिए जो बिल्डिंग है वो क्या हो जाएगी? गुड्स। यानी जिस चीज़ का भी हम बिजनेस करते हैं उसको बेचने से जो भी हमें अमाउंट रिसीव होती है या आगे जाकर रिसीव होगी वो हमारी क्या होती है? रेवेन्यू रिसीप्ट्स। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में एसेट्स और गुड्स को बेचने से हमें जो भी पैसा मिलता है वो हमारी क्या होती है? रिसीप्ट्स। और अगर एसेट्स को बेचते हैं, एसेट्स को बेचकर अगर हमें जो पैसा मिलता है या आगे मिलेगा वो तो है हमारी कैपिटल रिसीप्ट्स। और जिस चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उसको बेचने से या गुड्स को बेचने से जो भी हमें अमाउंट रिसीव हो गई या होनी है आगे जाकर वो क्या होती है? हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट्स। हमारी जो नेक्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है इस चैप्टर की वो है प्रॉफिट यानी लाभ। अब प्रॉफिट क्या होते हैं? हम कोई भी बिजनेस करते हैं उसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट
कमाना। प्रॉफिट कैसे कमाते हैं हम? प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल रेवेन्यू लेस टोटल कॉस्ट। यानी रेवेन्यू क्या होता है? हम जो भी बिजनेस या में जो भी गुड्स हैं, सर्विस है, उसको बेचने से हमें जो भी मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, वो सारे पैसे क्या होते हैं? हमारा रेवेन्यू। अगर उन टोटल रेवेन्यू में से अगर हम टोटल कॉस्ट गुड्स की माइनस कर दें, जो हम गुड्स खरीदते हैं उसके ऊपर जो खर्चा करते हैं उसको अगर हम माइनस करके अगर टोटल रेवेन्यू हमारा टोटल कॉस्ट से ज़्यादा है तो वो क्या होता है? हमारा प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट देन इज इक्वल टू प्रॉफिट। अगर हमारा टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम है तो क्या होगा? हमें लॉस यानी नुकसान, यानी खर्चा ज़्यादा हो गया पर उसके बदले में हमें मिला कम है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस। सपोज हमारा रेवेन्यू है 10 लाख रुपीज़ और हमारे जो टोटल एक्सपेंसेस जिसको हम टोटल कॉस्ट बोलते हैं वो है 7 लाख, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा? टोटल रेवेन्यू 10 लाख माइनस 7 लाख, यानी 10 लाख में से क्या करेंगे? अगर हम 7 लाख माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 लाख रुपीज़। उसी तरह अगर रेवेन्यू 10 की जगह 6 लाख होता और टोटल कॉस्ट वही हमारी 7 लाख होती, 6 में से 7 माइनस करते, अब यहाँ पे रेवेन्यू कॉस्ट से कम है तो फिर हमें क्या होगा? लॉस। कितने का? 1 लाख का। यानी अगर टोटल कॉस्ट रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाए तो 1 लाख का क्या होता है? लॉस। रेवेन्यू क्या होता है? जो भी गुड्स जिसका हम बिजनेस करते हैं उसको बेचकर जो भी हमें पैसे मिलते हैं ओवरऑल, वो हमारा क्या होता है? रेवेन्यू। इसी के साथ जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, ये वाला जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। अगर आपके कोई सुझाव हैं या आपकी कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।